वेलकम बैक। आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अब हम सेकंड प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं अदृढ़ घूर्णक के रूप में द्विपरमाणुक अणु। हम टॉपिक लेके चल रहे थे द्विपरमाणुक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर हमने पहले दृढ़ घूर्णक के रूप में द्विपरमाणुक अणु को मानते हुए जिसके मध्य बंध लंबाई घूर्णन के समय अपरिवर्तित रहती है, उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर और ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण और उनके चयन नियम और स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा चुकी है। सेकंड हम ले रहे हैं अदृढ़ घूर्णक, जो कि वास्तविक द्विपरमाणु अणु की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और अदृढ़ घूर्णक या नॉन रिजिड रोटेटर, जब वास्तविक अणु जिसके मध्य बंध है जो कि प्रत्यास्थ प्रकृति का है और घूर्णन के समय इस बंध लंबाई के अंदर परिवर्तन होता है तो घूर्णन स्थिरांक भी बदलता है। तो ऐसी स्थिति में दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। और उस परिवर्तन के अंदर अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अदृढ़ घूर्णक। अदृढ़ घूर्णक में अगर हम परिवर्तन की बात करें, दृढ़ घूर्णक और इसके मध्य क्या बदलाव है, तो उसमें मूलतः हम दो प्रकार के परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। पहला है बंध कैसा है, प्रत्यास्थ, तो अर्थात प्रत्यास्थ बंध के कारण क्या परिवर्तन होगा, उस बंध के अंदर हमेशा कंपन ऊर्जा निहित होगी। तो घूर्णन के समय कुछ प्रत्यास्थ बंध प्रकृति के कारण घूर्णन ऊर्जा निहित होती। तो प्रत्यास्थ बंध है तो उसमें कंपन ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें कंपन ऊर्जा या वाइब्रेशनल एनर्जी इसके अंदर समाहित रहेगी। तो प्रत्यास्थ बंध प्रकृति का होने के कारण वास्तविक अणु में घूर्णन के समय आंशिक कंपन ऊर्जा भी उसमें निहित रहती है। सेकंड, अगर परिवर्तन की बात की जाए तो घूर्णन के समय जब भी अणु घूर्णन करता है तो घूर्णन के साथ कंपन भी होगा, लेकिन ये कंपन लगभग नगण्य मानते हुए हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन फिर भी घूर्णन करते हुए अणु के अंदर हमेशा बंध लंबाई परिवर्तित होगी और जो हम घूर्णन स्थिरांक प्रदर्शित कर रहे थे पहले, उसके मान में भी परिवर्तन तो होगा। तो अर्थात घूर्णन के समय आर व बी परिवर्तित होती है, जिसमें आर हम कहते हैं बंध लंबाई और बी काम में लिया गया है यहाँ पर घूर्णन स्थिरांक। तो किसी भी वास्तविक अणु में यदि अदृढ़ घूर्णक के रूप में घूर्णन होता है या इसके ऊपर यदि माइक्रो रेडिएशन आपतित की जाती है तो वह अणु अपनी अक्ष पर घूर्णन करेगा। घूर्णन करते हुए इस अणु में एक तो प्रत्यास्थ बंध प्रकृति के कारण कंपन ऊर्जा निहित रहेगी तथा दूसरा घूर्णन और कंपन के समय इनमें बंध लंबाई भी बदलेगी और साथ साथ घूर्णन स्थिरांक बी के मान में भी परिवर्तन होगा। और इन दोनों परिवर्तन के बाद में यदि अदृढ़ घूर्णक के रूप में द्विपरमाणु अणु की बात की जाए तो उसकी ऊर्जा कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो इस अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा की यदि बात करें तो ऊर्जा को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो वापस ध्यान देना, द्विपरमाणविक वास्तविक अणु जिसमें हम केवल गुणात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं या गुणात्मक प्रक्रिया की बात करेंगे, इसमें वास्तविक दृढ़ घूर्णक की तुलना में दो भिन्नताएं होती है। नंबर एक, बंध की प्रकृति प्रत्यास्थ होने के कारण कंपन ऊर्जा निहित होगी। नंबर दो, घूर्णन करते समय अणु की मध्य की बंध लंबाई और बंध भी जो दिया गया है घूर्णन स्थिरांक, इन दोनों के मान में परिवर्तन होता है। तो इन दोनों परिवर्तनों के बाद में यदि अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाए तो हम अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा को ई, और चूंकि घूर्णन ऊर्जा है तो जे इसकी घूर्णन क्वांटम संख्या के साथ इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान पहले ली गई घूर्णन ऊर्जा से थोड़ा सा परिवर्तित है, थोड़ा कम है, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसका सूत्र है h² / 8π² आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। इनटू हो जाएगा j × j+1, जहाँ पर j जो दिया गया है ये घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें से मान घटेगा और ये होगा h⁴। ये जरूर ध्यान रखना, ये बंध में परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। h⁴ भाग में लगेगा 32 π⁴, ये हो जाएगा i², फिर हो जाएगा r², और एक कांस्टेंट kF इसके अंदर रखा जाता है जो कि फोर्स कांस्टेंट या बल स्थिरांक कहलाता है। इसके अलावा
जे के मान को यदि प्रदर्शित किया जाए तो जे स्क्वायर और जे प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद में आगे घटक जो भी होगा वो जुड़ेगा। तो पहला जो घटक था वो सेम है, अदृढ़ घूर्णक के अंदर ये घटक हमने व्युत्पन्न किया था। उसके बाद का मान है ये पहले मान में के रूप में घटेगा, और उसके बाद जो भी तीसरे पद के अंदर हम मान लिखेंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस संबंध द्वारा हम अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इस अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा के अंदर जो I दिया गया है यह यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो R दिया गया है ये बंध लंबाई को दर्शाता है, दो परमाणुओं के मध्य की दूरी या बंध लंबाई है उसको प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा दिया गया K है कि F के रूप में दिया गया है, यह यहाँ पर बल नियतांक को दर्शाता है। तो इस संबंध की सहायता से हम अदृढ़ घूर्णक की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने KF लिखा था मैं दोबारा लिखता हूँ, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बल नियतांक कहते हैं या फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। और फोर्स कांस्टेंट सामान्यतः कहाँ से प्राप्त होगा, बल नियतांक वास्तव के अंदर जो भी घूर्णन करते हुए कंपन करते हुए अणु हैं उन कंपन की प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर बल नियतांक को दर्शाते हैं। और बल नियतांक वास्तव में होता है 4 पाई स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर यू। तो ये प्रदर्शित किया जाता है किस रूप में, 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू इंटू सी स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर म्यू बार, और यहाँ पर हम इसको जे के रूप में या वाइब्रेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसके अंदर दिया गया है सी स्क्वायर इंटू होता है म्यू। तो 4 पाई स्क्वायर और म्यू जे स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू म्यू के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर दिया गया म्यू जे जो दिया गया है ये वास्तव में कंपन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा सी प्रकाश के वेग को दर्शाता है, और म्यू यहाँ पर समानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, समानित द्रव्यमान को दर्शाता है। और यह संबंध हम अगले स्पेक्ट्रोस्कोपी या अगले में हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंगे, वहाँ पर यह संबंध दोबारा प्रयुक्त किया जाएगा। इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखना, यह यहाँ पर कंपन तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है, कंपन की तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है, बार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और यही संबंध हम बार इस तरंग संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करेंगे, और समानित द्रव्यमान के साथ में ये संबंध दर्शाता है। इसके अलावा इसमें दिया गया जो R है बंध लंबाई को प्रदर्शित करेगा, ये प्रक्रिया हम पहले ही ले चुके हैं, लेकिन म्यू आपको जरूर ध्यान रखना है 1/m1 प्लस 1/m2 के बराबर, या इसी को हम प्रदर्शित करें तो m1 व्युत्क्रम के रूप में लेना, और इसीलिए आएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो म्यू दिया गया है वो 1/m1 प्लस 1/m2 के व्युत्क्रम के रूप में, और व्युत्क्रम के रूप में इसको सरल करने के बाद प्रदर्शित करें तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में इसको दर्शाया जाता है, और ये समानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। लेकिन हम यहाँ पर जितने भी घूर्णन स्तर हैं उन घूर्णन स्तरों को या ऊर्जा को प्रदर्शित करें तो सामान्य रूप से हम तरंग संख्या के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम तरंग संख्या के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल सा है, घूर्णन ऊर्जा स्तर को किस रूप में दर्शाया जाता है, तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तरंग संख्या के रूप में दर्शाते हैं। तो आगे जो हमने घूर्णन स्तर के लिए ऊर्जा प्रदर्शित की थी उस ऊर्जा को हम किस में प्रदर्शित करेंगे, परिवर्तित करेंगे तरंग संख्या के रूप में, और तरंग संख्या हमने EJ बार के रूप में पहले प्रदर्शित की थी। तो यदि मेरे पास ऊर्जा का मान दिया गया है तो EJ बराबर यदि मैं लिखूं तो HC और यहाँ पर हो जाएगा EJ बार। ये सामान्य रूप से अगर हम प्रदर्शित करें
तो न्यू जे बार के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यू जे बार को यहाँ पर ई जे बार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। संबंध होता है एच सी अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा को हम तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि यही संबंध पहले दिए गए ऊर्जा के साथ में इसको प्रदर्शित किया जाए तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं ई जे बराबर एच सी ई जे बार, और ये क्या है आप नीचे नोट करके रखें, ये है घूर्णन स्तर की तरंग संख्या, घूर्णन स्तर की तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ऊर्जा का मान हमने पहले ले रखा था, और उस मान के रूप में यदि मैं केवल ई जे बार लिख के प्रदर्शित करना चाहूँ तो यहाँ पर जो एच सी दिया गया है ये ऊर्जा के मान के साथ में भाग में प्रदर्शित होगा। तो इसको मैं इस रूप में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके ऊर्जा जो दे रखी है ई जे, उसमें आप एच सी का भाग दे दीजिए। सरल करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी। यहाँ पर h स्क्वायर था, एच सी का भाग देने के बाद में ये बचेगा h, और ऊपर एक h कम हो जाएगा, नीचे एक घटक c लग जाएगा। इसके अलावा बचेगा j इंटू जे प्लस 1 माइनस सेकेंड जो प्रदर्शित किया था हमने h की पावर 4, अब बचेगी 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 32 पाई की पावर है 4, 32 पाई की पावर है 4। इसके अलावा प्रदर्शित किया था आई स्क्वायर, आर स्क्वायर और के एफ। इसके अलावा एक घटक और जुड़ेगा, कौन सा, सी, और गुणनफल के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, और यह आएगा आपके जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आगे का घटक लिखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना। यहाँ पर तरंग संख्या को, घूर्णन तरंग संख्या को हम प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि ई जे अपॉन एच सी के बराबर है। ई जे यहाँ पर घूर्णन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जो सूत्र था उसमें एच सी का भाग देने के बाद ये प्रक्रिया आ जाएगी, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे प्लस 1 माइनस एच क्यूब अपॉन 32 पाई रेज टू पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के एफ, इतना मान था ही, सी एक अतिरिक्त नीचे आ जाएगा और ऊपर से एक एच कम हो गया है, गुणा हो जाएगा जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो ये घटक है अगले पद के अंदर उनके स्क्वायर के रूप में या वर्ग के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, और तीसरा घटक है उसको जोड़ के हम दर्शाते हैं। यहाँ पर जो ये मान दिए गए हैं, एक तो ये पूरा मान, और यह मान वास्तव में किसी भी घूर्णन करते हुए अणु की तरंग संख्या में b से प्रदर्शित किया जाता है, और ये हो जाएगा j इंटू जे प्लस 1। इसी तरीके से सेकंड पद के अंदर ये जो मान दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, यह मान एक कांस्टेंट d के रूप में दर्शाया जाता है, इंटू हो जाएगा जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 प्लस करके डॉटेड करके छोड़ दीजिए। ये हमारे पास में घूर्णन करते हुए किसी अणु की तरंग संख्या के रूप में घूर्णन स्तर को प्रदर्शित करने के लिए यह सूत्र काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो दो स्थिरांक हम काम में ले रहे हैं, जिसमें एक दिया गया है b, जिसको कहा जाता है घूर्णन स्थिरांक या रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान आपको ध्यान रखना है, ये होता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी के रूप में इसको दर्शाते हैं। और यह संबंध हमने पहले भी लिया था, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, इसका उपयोग बंध लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और बंध लंबाई का सूत्र जो हमने प्रदर्शित किया था ये था 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 44 डिवाइडेड बाय b, और ये b इस मान के बराबर था जिसमें I जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, c प्रकाश का वेग है, h प्लांक नियतांक को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम इस संबंध की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, बंध लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड एक और कांस्टेंट इसमें लिखा गया है d, और यह कहलाता है अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक, अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक, या इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल
डिस्टोर्शन कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक कहलाता है। और अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना, इसको याद रखना है। h की पावर है क्यूब, नीचे है 32, पाई की पावर है 4, फिर i का है स्क्वायर, r का स्क्वायर है, और kf बल नियतांक को प्रदर्शित करता है, इंटू c के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और ये b और d दोनों ही स्थिरांकों के रूप में प्रदर्शित करते हुए यदि घूर्णन स्तर की तरंग संख्या लिखी जाए तो तरंग संख्या हम निम्न संबंध से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमने पहले ली थी, और ये है ई जे बार बराबर बी जे इंटू जे प्लस 1। ये संबंध हमने पहले भी ले रखा था। और यहाँ तक का संबंध तरंग संख्या किसकी, अदृढ़ घूर्णक, ये दृढ़ घूर्णक के रूप में जो हमने तरंग संख्या प्रदर्शित की थी यहीं तक थी। लेकिन अदृढ़ घूर्णक में इसमें से मान घटाया जाता है डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आगे की प्रक्रिया। तो इस तरीके से बी और डी स्थिरांकों के साथ में दिया गया जे यहाँ पर क्या कहलाता है, यह घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। और इस संबंध के रूप में हम घूर्णन स्तर की तरंग संख्या को दर्शाते हैं, जहाँ पर दिया गया जे निम्न रूप से मान के रूप में दर्शाया जाता है। इसका मान 0, 1, 2, 3 या इसके अलावा उच्च मान कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से घूर्णन स्तर की तरंग संख्या को इस संबंध से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि घूर्णन स्तर की तरंग संख्या आती है तो जे के भिन्न भिन्न मानों के साथ में विभिन्न घूर्णन स्तरों की तरंग संख्या कितनी होगी उसको हम घूर्णन स्तर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर बात कर रहे हैं अदृढ़ घूर्णक के घूर्णन स्तर, अदृढ़ घूर्णक के घूर्णन स्तर। और यहाँ पर घूर्णन स्तर को हम किस रूप में दर्शा रहे हैं, तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और तरंग संख्या को दर्शाया जाता है इस रूप में, ई जे बार के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये अदृढ़ घूर्णक की घूर्णन स्तर को दर्शाएगा। इसमें यदि जे के मान में भिन्न भिन्न रखता हूँ, जे 0 कर दिया जाए, तो संबंध में यहाँ एक बार वापस लिख देता हूँ, ई जे बार बराबर हो जाएगा बी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रोटेट करके छोड़ दीजिए। इसमें यदि जे का मान मैं 0 रखता हूँ तो पहले स्तर की तरंग संख्या बराबर हो जाएगी 0, सरल करके देख लीजिए 0 आएगा। लेकिन यदि जे का मान 1 रख दिया जाए तो E2 बार का मान बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप मान रख कर देख लीजिए। यहाँ पर यदि 1 रखा जाए, 1 + 1 हो गया 2, 2 × 1 हो जाएगा 2b के बराबर। मात्रक के रूप में प्रदर्शित करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स है, तरंग संख्या के मात्रक को प्रदर्शित करेगा जो कि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम के बराबर है। इसी तरीके से यदि जे घूर्णन स्तर 2 की बात की जाए, ये 0 है और ये 1 है। अब मैं 2 की बात करता हूं तो क्या स्थिति रहेगी, तो E2 बार को प्रदर्शित किया जाए तो वहाँ पर मान रख दीजिए 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 दूनी होगा 6, तो ये हो जाएगा 6b। अच्छा, इसके साथ सेकंड मान हमने लिया नहीं है तो माइनस करके सेकंड मान यहाँ प्रदर्शित कीजिए। जे का मान में रखता हूँ 1, तो 1 + 1 हो गया 2, 2⁻² हो गया 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4d के बराबर। मात्रक सेम वही रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। यदि जे का मान 2 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 6b, और 6b में से सब्सट्रैक्ट करिए, मान रखिए 2, तो 2 × 2 4, 2 और 1 3, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 × 4 हो जाएगा 36 डी के रूप में सेंटीमीटर इनवर्स में। ये इसकी दूसरी, वैसे गिनती में तीसरी है, तो जे 2 क्वांटम संख्या के लिए हम यह संबंध दर्शाते हैं। इसी तरीके से घूर्णन स्तर संख्या का मान यदि 3 है
तो E3 बार अगर प्रदर्शित किया जाए तो इसको हम दर्शाते हैं, यहाँ पर अंतराल आता 2 का, 4 का, तो यहाँ पर 6 का, तो ये हो जाएगा 12B। सेकंड वाले में यदि हम प्रदर्शित करें तो 12B कैसे आ रहा है, 3 मान रखिए, 3 और 1 4, 4 को 3 से गुणा करिए 12, और यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो 9 हो जाएगा, 3 1 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो एक बार वापस देख लीजिए, जे का मान रख रहे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 इंटू 9 ये हो जाएगा 144, 9 चौक 54, 5 9 और 5 14, 144 डी और सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं लेता हूँ J = 4, तो चौथे घूर्णन स्तर की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाएगी E4 बार के रूप में, और ये आ जाएगा आपके पास में अंतराल 6 का, अब हो जाएगा 8 का, तो ये हो जाएगा 20B और माइनस। अब हम इसको प्रदर्शित करें तो J का मान रखना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 इंटू, और यहाँ पर लिया जाए 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो और ये हो जाएगा 25 इंटू 6, 80 8 16 26 4 24, 240 डी के रूप में सेंटीमीटर इनवर्स दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इनके मध्य हम जो तरंग संख्या है उसके रूप में हम घूर्णन स्तर को प्रदर्शित करते हैं, और यदि इनको आधार रेखा के साथ प्रदर्शित किया जाए तो अंतराल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पहली रेखा नज़दीक होगी, दूसरी उससे दूर होगी, तीसरी उससे दूर होगी, और चौथी यदि प्रदर्शित की जाए तो ये उससे भी दूर होगी। इसमें यदि मैं J के मान रखता हूँ तो 0, J = हो जाएगा 1, इसी तरीके से मैं लेता हूँ J = 2, J = 3, J = 4, तो यहाँ पर मान क्या क्या आ जाएगा, 0 के लिए आ जाएगा यहाँ पर EJ बार का मान अगर प्रदर्शित करें तो ये तो होगा 0, फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा 2B - 4D के बराबर, थर्ड वाले सेकंड के लिए हो जाएगा आपके 6B - 36D, और उसके बाद में आ जाएगा 12B - 144D के रूप में, और उसके बाद में अगला आ जाएगा आपके 20B - 240D के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में अंतराल बढ़ते हुए यह घूर्णन स्तर प्रदर्शित किए गए हैं। किसके हैं? यह घूर्णन स्तर अदृढ़ घूर्णक के हैं। और अगर आप इसके मान से प्रदर्शित करें तो जो पहले मान आ रहा था दृढ़ घूर्णक में वो 2B था, लेकिन अब जो मान आ रहा है 2B - 4D के अंतर के रूप में, अर्थात यह पहली रेखा जो है यह 0 के बाद में ये फर्स्ट घूर्णन स्तर की रेखा थोड़ी कम होगी, क्योंकि 4D का मान इसमें से कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनके मध्य का अंतराल दृढ़ घूर्णक की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, और यही अदृढ़ घूर्णक के रूप में प्रदर्शित होता है। लेकिन फिर भी B और D की परास के अनुसार यदि तुलना की जाए तो वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। B जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं इसकी जो परास है ये परास होती है 10 की पावर के रूप में अगर प्रदर्शित की जाए तो 10⁻1 इनवर्स सेंटीमीटर के रूप में, और यदि मैं D की परास की बात करता हूँ तो ये 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो ऐसी स्थिति में B का मान D के मान की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए निम्न स्तर कौन से, जिसमें J का मान 0 से लेकर 10 तक होता है उनको निम्न स्तर कहते हैं। और निम्न स्तर के लिए B की तुलना में D को, या हम ऐसे कह सकते हैं BJ × J+1 की तुलना में D × J² × J+1 का होल स्क्वायर, इसको हम नगण्य मान सकते हैं। अर्थात वास्तव में दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक के
ऊर्जा स्तरों के मध्य लगभग समानता रहती है जे के मान 10 तक। उसके बाद में डी का मान प्रभावी होगा और उस समय अंतराल थोड़ा सा घटकर कम हो जाता है। अंतराल है लेकिन लगभग समान होता है क्योंकि डी की परास बहुत कम होती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी तुलना में अगर ये नगण्य कर दिया जाए तो यहाँ पर जो घूर्णन स्तर की तरंग संख्या प्रदर्शित की गई थी ये लगभग अदृढ़ घूर्णक के लिए भी bj इंटू j+1 के लगभग बराबर होती है। इसलिए कई बार अदृढ़ घूर्णक की जगह दृढ़ घूर्णक मानकर ही हम कैलकुलेशंस करते हैं और बंध लंबाई का निर्धारण उसी से किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं तो अब नेक्स्ट में लेते हैं घूर्णन स्तर आ गए। घूर्णन स्तर के अंदर आपको घूर्णन स्तर की तरंग संख्या आ गई। अब अगर एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर के अंदर यदि संक्रमण होता है तो संक्रमण की तरंग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, चयन नियम क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है, वह प्रक्रिया हम नेक्स्ट में लेते हैं। तो अब अगले पोर्शन में हम बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक दोनों ही लगभग समान होते हैं, केवल ये घटक अतिरिक्त घटा करके इनमें अंतर को दर्शाया जाता है। लेकिन डी का मान बहुत कम होने के कारण यह घूर्णन स्तर 10 तक के मान में कोई परिवर्तन या लगभग समानता प्रदर्शित करता है। तो अगला हम पार्ट लेके चल रहे हैं और वो है अदृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण। और संक्रमण का अर्थ है घूर्णन ऊर्जा स्तर एक से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही हम संक्रमण कहते हैं। और यह संक्रमण निम्न स्तर से उच्च स्तर में ऊर्जा अवशोषण के द्वारा या उच्च स्तर से निम्न स्तर में ऊर्जा उत्सर्जन के द्वारा संपन्न होता है। और ऐसी स्थिति में दो प्रकार के रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, अवशोषण घूर्णन रेखीय स्पेक्ट्रम और दूसरा उत्सर्जन घूर्णन रेखीय स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पर हम दोनों में अवशोषण घूर्णन रेखीय स्पेक्ट्रम के अंदर संक्रमण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अदृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण। और जब भी संक्रमण प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए हमें चयन नियम या सिलेक्शन रूल की आवश्यकता पड़ती है। चयन नियम, इसी के लिए दूसरा शब्द है वर्ण नियम या इसी को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। और यहाँ पर हम सिलेक्शन रूल केवल किसका ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अदृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के लिए। और यह सिलेक्शन रूल या चयन नियम वही है जो दृढ़ घूर्णक के अंदर हमने प्रदर्शित किया था। तो एक घूर्णन क्वांटम संख्या से दूसरी घूर्णन क्वांटम संख्या के मध्य का अंतर यहाँ पर सिलेक्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाए, संक्रमण प्रदर्शित किया जाए। तो यहाँ पर हम अधिकतम ±1 के रूप में चयन नियम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि कोई भी अदृढ़ घूर्णक या दृढ़ घूर्णक अपने एक निश्चित स्तर में या ऊर्जा स्तर में उपस्थित है तो वह ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के द्वारा एक स्तर ऊपर जा सकता है या एक स्तर नीचे जा सकता है। जैसे J=3 में स्थित है कोई भी घूर्णन करता हुआ अणु, J3 ऊर्जा अवस्था में स्थित है तो ये J3 ऊर्जा उत्सर्जित करके J2 में और ऊर्जा अवशोषित करके J4 में जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य घूर्णन स्तर में सीधा नहीं जा सकता है। इसी को हम सिलेक्शन रूल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संक्रमण कौन कौन से अनुमत होंगे, तो अनुमत संक्रमण होंगे जिनमें डेल्टा J का मान ±1 हो। अर्थात J बराबर 0 से J बराबर 1 अनुमत संक्रमण है, J बराबर 2 से J बराबर 3 अनुमत संक्रमण है, J बराबर 3 से J बराबर 2b अनुमत संक्रमण है। पहले वाले के अंदर डेल्टा J का मान +1 है, दूसरे वाले में डेल्टा J घटा के देख लीजिए +1 है, और तीसरे वाले में भी यदि मैं डेल्टा J की बात करता हूँ तो 2 में से 3 को घटाइए -1 आता है। और चूंकि डेल्टा J का मान +1 और -1 है तब तक तो सभी संक्रमण अनुमत या अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं।
और इसके अतिरिक्त कोई भी संक्रमण दिया जाए तो सभी संक्रमण फॉरबिडन या वर्जित प्रकृति के होंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डेल्टा जे प्लस माइनस 1 के अतिरिक्त सभी संक्रमण फॉरबिडन या वर्जित होते हैं, वर्जित या फॉरबिडन होते हैं, अर्थात ऐसे इस घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर संभव नहीं होंगे और उनको हम फॉरबिडन या वर्जित संक्रमण कहते हैं। तो डेल्टा जे दृढ़ घूर्णक और दृढ़ घूर्णक दोनों के लिए चयन नियम सेम है और इनमें इसके अलावा कोई भी अन्य संक्रमण होता है, अर्थात एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर के अंदर अवशोषण या उत्सर्जन होता है, तो इसके अतिरिक्त सभी अवशोषण उत्सर्जन क्या होंगे, वर्जित होंगे और केवल यही यहाँ पर अनुमत या अलाउड ट्रांजिशन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रक्रिया प्रदर्शित की वर्ण या सिलेक्शन रूल, और सिलेक्शन रूल के आधार पर यदि घूर्णन तरंग संख्या ज्ञात की जाए तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम अगली प्रक्रिया ले रहे हैं घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या का मतलब है दो घूर्णन स्तरों के मध्य की तरंग संख्याओं का अंतर, ये जरूर ध्यान रखना। तो दो घूर्णन स्तरों की तरंग संख्याओं का अंतर, दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों की तरंग संख्याओं का अंतर हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, और जब अंतर है तो इसे प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा ई जे बार के रूप में, जिसमें जे का मान हम परिवर्तित करते हैं, जे से चाहे जे प्लस 1 हो या जे माइनस 1 हो, और ऐसी स्थिति के अंदर हम इसे उच्च स्तर की तरंग संख्या में से, अर्थात जे प्लस 1 की तरंग संख्या में से जे तरंग संख्या को घटाकर ज्ञात करते हैं, और इसी संबंध से इसको दर्शाया जाता है। अर्थात किसी भी घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या यदि हम प्रदर्शित करना चाहें तो वह दो घूर्णन स्तरों की तरंग संख्याओं के अंतर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और अंतर को हम डेल्टा ई जे बार के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें जे से जे प्लस 1 के मध्य यदि संक्रमण हो रहा है तो इसे हम उच्च स्तर में से निम्न स्तर की तरंग संख्या को घटाकर ज्ञात करते हैं। यदि उच्च स्तर की तरंग संख्या में जे की जगह जे प्लस 1 लिख दिया जाए तो उच्च और निम्न स्तर की तरंग संख्याओं के अंतर से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हम तरंग संख्या का सूत्र पहले ले चुके हैं तो मैं पहले लिख रहा हूं उच्च स्तर की तरंग संख्या ई जे प्लस 1 बार। सूत्र था सेम, वापिस ध्यान रखना, हमने जो सामान्य संबंध लिया था वो था ई जे बार बराबर, ये था बी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस आगे की घटक में या नहीं ले रहा हूं, दो पद या दो ही पद लेकर चल रहे हैं। तो ये था ई जे अर्थात जे स्तर की घूर्णन तरंग संख्या का मान, और इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें डी अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक को दर्शा रहा है और बी यहाँ पर घूर्णन स्थिरांक को दर्शाता है, और जे घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 से अधिक पूर्णांक संख्या में तक हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं जे की जगह जे लिखें, यहाँ जे लिख रखा है, जे प्लस 1 करें तो यह संबंध परिवर्तित हो जाएगा। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, बी जे की जगह कर दें जे प्लस 1 उच्च स्तर है, इस जे की जगह भी जे प्लस 1 करें तो जे प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जे प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से घटाइए डी वाली टर्म, जे की जगह में रख देता हूँ जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा जे प्लस 1 में जे की जगह जे प्लस 1 रखें तो जे प्लस 1 हो जाएगा जे प्लस 2, और जे प्लस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यह संबंध है। सेकंड स्टेप जो दिया गया है ये उच्च घूर्णन स्तर है उसकी तरंग संख्या,
और EJ बार निम्न घूर्णन स्तर की तरंग संख्या। अब हम इन दोनों के मध्य के अंतर को संक्रमण तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित करें तो यह ऐसे लिखा जाता है। अतः डेल्टा E बार J से J+1 में संक्रमण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे और इसे लिखा जाता है B, और ये हो जाएगा J+1 इंटू J+2। ठीक है, तो ये इसमें से इसको घटा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ माइनस D J+1 का होल स्क्वायर, फिर J+2 का होल स्क्वायर, आगे का टर्म नहीं ले रहा हूँ। तो यह आपके उच्च स्तर के लिए J+1 स्तर के लिए तरंग संख्या को प्रदर्शित करेगा। फिर हम इसमें से निम्न स्तर की तरंग संख्या को घटाएं, तो इसमें से मैं घटा देता हूँ BJ इंटू J+1 माइनस DJ² इंटू J+1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को यदि घटाकर सरल किया जाए तो डेल्टा EJ से J+1 के मध्य संक्रमण की तरंग संख्या बार के रूप में लिखी जाए तो ये डेल्टा अंतर को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें से यदि इसको घटाया जाए तो इस टर्म में से मैं इस टर्म को घटाता हूँ तो क्या बचेगा, इन दोनों में से यदि घटाया जाए तो B कॉमन आ जाएगा, J+1 कॉमन आ जाएगा, और J+2 में से ये J को घटाएंगे तो J में से J घटाएंगे, J कट जाएगा, पीछे बचेगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2BJ+1। वापस देखना, इस टर्म में और इस टर्म में से हम B और J+1 कॉमन ले लेते हैं, तो B और J+1 कॉमन आ गया, पीछे बचा J+2 में से J घटाएंगे तो J+2 में से J घटाएंगे तो पीछे बचेगा 2, और 2 को हमने यहाँ लिख दिया और B इंटू J+1 पहले लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड पद में से हम इनको आपस में घटाएं तो क्या स्थिति आती है, इस टर्म में से इस टर्म को यदि घटा दिया जाए तो यह मान प्रदर्शित होता है 4D इंटू J+1 की पावर क्यूब। आप चाहें तो सरल करके देख लीजिए, पहले D, इसमें से D, J+1 का होल स्क्वायर, J+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा J+2 का होल स्क्वायर, इसमें से हम J² घटा रहे हैं, J+2 का होल स्क्वायर यदि ओपन किया जाए तो ये आता है आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेक करके देखिए, इसको चेंज करके मैं बताता हूँ, यहाँ देखते हैं दिख जाएगा नहीं, ये लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इस टर्म को प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा आपके, नहीं दिख रहा है, यही लेने देते हैं, ध्यान से देखना, मैं अलग से इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले टर्म को। तो ये आ जाएगा आपके J+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा J² प्लस 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इसके अलावा इन दोनों के गुणनफल का दुगना तो 2J का दुगना हो जाएगा 4J, ये इसका ब्रैकेट खुल गया, और उसमें से आपको घटाना यहाँ पर दिया गया J², तो इसमें से घटाइए J², तो J² माइनस का J² प्लस का घट जाएगा, पीछे बचा 4 प्लस 4J। आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, 4 प्लस 4J में से 4 कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचेगा J+1, पहले J+1 स्क्वायर था, इसमें से J+1 बचा तो J+1 का हो जाएगा क्यूब, और यहाँ से जो 4 कॉमन आया वो हमने बाहर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास में जो रिलेशन आया वो ये है, अर्थात इसे हम घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा J से J+1 में संक्रमण की तरंग संख्या को इस रूप में प्रदर्शित करेंगे, और इसका मान होता है 2BJ+1। ये मान हमने पहले भी दृढ़ घूर्णक के अंदर घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या के रूप में ये लिया था, केवल ये टर्म ऐड हुई है -4DJ+1 का होल क्यूब, और यह दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य तरंग संख्याओं के अंतर को प्रदर्शित करती है, जो कि हमने यहाँ पर पहले लिया था। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना चाहूँ तो J का मान हम 0 रखेंगे, J जो ऊपर J+1 था उसकी जगह अपने आप क्या होगा 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी J जो रखेंगे तो J का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया को आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ दिया गया J कौन सा मान रखेंगे, अगर कहा जाए 2 से 3 में संक्रमण या 3 से 2 में संक्रमण हो रहा है तो उसके लिए अभी हम केवल
जे डेल्टा जे +1 ही लेके चल रहे हैं, अर्थात जे से +1 संक्रमण ही ले रहे हैं। उल्टा चाहे तो भी लिखा जा सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पर जे रखना है तो ये हो जाएगा हमेशा निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। निम्न घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगा। और यदि संक्रमण 1 से 2 में जा रहा है तो जे का मान 1 हो जाएगा। संक्रमण 2 से 3 में हो रहा है तो जे का मान 2 हो जाएगा। संक्रमण 4 से 5 में हो रहा है तो जे का मान 4 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, इस समीकरण को तभी अप्लाई किया जा सकता है जब संक्रमण नीचे से ऊपर अर्थात डेल्टा जे संक्रमण में चयन नियम डेल्टा जे +1 के रूप में दिया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, जिस संक्रमण की हम +1 में बात कर रहे हैं उसमें जो निम्न या कम मान वाला जे है वही यहाँ पर रखना है, तभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम संक्रमण की तरंग संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम प्रदर्शित कर रहे हैं इधर संक्रमण, जिसको मैं पूर्ण रूप से लिख देता हूँ घूर्णन संक्रमण। घूर्णन संक्रमण में लेते हैं जे बराबर 0 से जे बराबर 1 में, फिर जे बराबर 1 से जे बराबर 2 में, फिर लेते हैं जे बराबर 2 से जे बराबर 3 में, और फिर लेते हैं जे बराबर 3 से जे बराबर 4 में। ये निम्न स्तर है और ये इसके उच्च स्तर की घूर्णन क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो ये निम्न के लिए है जहाँ से संक्रमण प्रारंभ हो रहा है, और ये उच्च के लिए है जहाँ पर संक्रमण समाप्त हो रहा है। यहाँ पर हम केवल डेल्टा जे +1 की ही चर्चा कर रहे हैं, -1 यहाँ प्रदर्शित नहीं कर रहे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास में संबंध है डेल्टा ई जे से जे +1 में संक्रमण बार के रूप में दर्शाएंगे, बराबर ये संबंध था 2b इंटू जे +1 माइनस 4d इंटू जे +1 की घात 3। अब यदि मैं ये वाला संक्रमण ले रहा हूं तो आपको जे 0 से 1 में संक्रमण डेल्टा जे +1 के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जे आपको निम्न घूर्णन क्वांटम से या संख्या का मान रखना है। निम्न घूर्णन क्वांटम संख्या 0, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा क्या 0, और 0 रखने के बाद में यदि सरल किया जाए तो क्या आएगा, जे का मान 0 रखना, तो 0 रखूंगा तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो डेल्टा जे का मान यहाँ आ जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेल्टा ई बार, संक्रमण हो रहा है 0 से 1 में, तो जे का मान रखा हमने 0, 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b माइनस, उसमें भी अगर जे का मान 0 रखेंगे तो 1 की घातांक 3 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -4d के बराबर, और इसका मात्रक भी हम सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो प्रथम संक्रमण रेखा जिसमें 0 से 1 में संक्रमण हो रहा है उसका अंतराल इसके बराबर होगा। इसी तरीके से सेकंड की बात करें 1 से 2 में संक्रमण, तो जे का मान कितना रखना 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 के बाद में b एज इट इज माइनस, यहाँ पर रखिए 1 + 1 2, 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया 8, 8 इंटू 4 8 इंटू 4 हो जाएगा 32, और ये d के बराबर, और ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। इसी तरीके से मैं तीसरे के लिए बात करता हूँ, डेल्टा ई 2 से 3 का बार तरंग संख्या संक्रमण की तरंग संख्या है, और संक्रमण की तरंग संख्या अगर हम ज्ञात करें तो 2 4 ये हो जाता 6b, 2 2 के गैप से आएगा। उसके बाद में उसका अंतराल अगर देखें तो यहाँ पर जे 2 से 3 में संक्रमण हो रहा है डेल्टा जे +1 के लिए, तो जे का मान निम्न कौन सा है 2 रखेंगे समीकरण में, तो यहाँ पर 2 रखने के बाद हो जाएगा 2 + 1 3 इंटू 2 6b हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 और 1 हो गया 3, 3 की घातांक 3 हो गया 27, 27 को 4 से गुणा करिए 108, और ये प्रदर्शित करेगा d के रूप में, मात्रक रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स। एक लास्ट और ले लेते हैं, डेल्टा ई बार 3 से 4 के अंदर संक्रमण हो रहा है, तो ये 2 2 के अंतराल से बढ़ेगा, ये हो जाएगा 8b माइनस,
उसमें जे का मान कितना रखना, 3 4 में से 3 रखना। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 की पावर 3, तो 4 × 4 16, × 4 64, 64 × 4 128, 256, तो 256 डी सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में यदि संक्रमण होता है तो ये ऊर्जा इसमें प्राप्त होगी। और इसको यदि मैं यहाँ पर स्तरों के रूप में प्रदर्शित करता हूँ तो अंतराल को बढ़ते क्रम के अंदर प्रदर्शित करते हैं। तो जे का मान मैं यहाँ ले रहा हूँ 0, ये हो गया 1, 2, 3 और इसी को मैं 4 के रूप में लिख देता। तो ये कर दीजिए 3, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 और ये हो जाएगा इक्वल टू 3 और जे इक्वल टू हो गया 4। और इसके लिए यदि हम मान ज्ञात करें तो ये डेल्टा ई जे एज इट इज रहने दीजिए। अब अगर मैं लेता हूँ यहाँ से यहाँ संक्रमण हो रहा है तो संक्रमण ऊर्जा कौन सी है, J0 से J1 के मध्य, और इसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा ई बार 0 से 1 में संक्रमण। और इस संक्रमण के लिए ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है या तरंग संख्या कितनी हो जाएगी, इसका मान ऊपर लिखा हुआ है 2b - 4d के बराबर। फिर 1 से 2 में संक्रमण, तो 1 से 2 में संक्रमण हो जाएगा 4b - 32d के रूप में। और यहाँ संक्रमण लिया जाए तो ये 6b - 108d के रूप में। और ऐसे यदि 3 से 4 का संक्रमण लिया जाए तो इसमें डेल्टा ई बार ये जो दिया गया इसका मान मैं यहीं रख देता हूँ, तो ये चारों मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में ऊर्जा विकिरण तरंग माइक्रो रेडिएशन अवशोषित करने के बाद में जो संक्रमण हो रहा है उन संक्रमण की ऊर्जा या तरंग संख्या को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहा जाता है घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। और घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या में यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होगी, फिर इतनी ऊर्जा अवशोषित होगी, फिर इन दोनों के मध्य के अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित होगी। इस तरीके से ऊर्जा का अवशोषण होता जाएगा। और जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो ऊर्जा के अवशोषण से क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और स्पेक्ट्रम में एक निश्चित रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया जाएगा। और ये स्पेक्ट्रम कौन सा है, यहाँ पर हम डेल्टा J+1 यूज कर रहे हैं, तो यह अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। और अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम में पहला 0 से 1 में जो संक्रमण है उसकी एक लाइन आएगी, फिर अगले वाले में एक और लाइन आएगी, फिर अगले वाले में एक और लाइन आएगी। इस तरीके से यहाँ पर लाइनें निर्मित होगी या रेखाएं निर्मित होगी। इस तरीके से स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। पहली लाइन यहाँ पर डेल्टा ई बार 0 से 1 के संक्रमण की है, फिर 1 से 2 के संक्रमण की है, 2 से 3 के संक्रमण की है, 3 से 4 के संक्रमण की है, 4 से 5 में डेल्टा J+1 संक्रमण होता है। तो इस तरह की रेखाएं प्राप्त होती है। और इस प्रकार की रेखाओं से निर्मित संरचना को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये किसका रेखीय स्पेक्ट्रम है, अदृढ़ घूर्णक के घूर्णन संक्रमण का स्पेक्ट्रम, जिसको सरलतम रूप में हम घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अदृढ़ घूर्णक का घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होगा। अब इस घूर्णन स्पेक्ट्रम के अंदर इन दोनों के मध्य का अंतराल अगर देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतराल कितना, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का अंतराल 2b, और इन दोनों का अंतराल कर दें तो 8 इसमें से कम कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके चॉइस डी। तो 2b - चॉइस डी, तो 2b - 24d के रूप में ये लाइन इससे गैप के अंदर प्राप्त होगी। चूँकि d की परास 20 की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यह स्पेक्ट्रम या अदृढ़ घूर्णक का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, घूर्णन संक्रमण स्पेक्ट्रम, यह स्पेक्ट्रम लगभग दृढ़ घूर्णक के स्पेक्ट्रम से समानता प्रदर्शित करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो अंतराल है, जो पहले प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम के बीच की रेखाओं का अंतराल था, लगभग बराबर है। क्योंकि d का परास 10⁻³ के रूप में प्रदर्शित की गई, जो कि बहुत ही कम होती है। तो ऐसी स्थिति में दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक दोनों के स्पेक्ट्रम जो प्रदर्शित किए गए हैं
लगभग समानता प्रदर्शित करते हैं और इसी समानता के कारण हम यहाँ पर बी का निर्धारण करके किसी भी अदृढ़ घूर्णक के रूप में जो प्रत्यास्थ बंध युक्त द्विपरमाणविक अणु है उसको हम दृढ़ घूर्णक मान करके बी को ज्ञात करके बंध लंबाई ज्ञात करते हैं और यह इस स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक दोनों के संक्रमण और संक्रमण के चयन नियम, उसके अलावा ऊर्जा स्तरों की तरंग संख्याएं और ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से निर्मित होने वाले स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम की तुलना भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। अर्थात दृढ़ और अदृढ़ घूर्णक के स्पेक्ट्रम लगभग समान होते हैं। ऐसी स्थिति में हम अदृढ़ घूर्णक की जगह केवल दृढ़ घूर्णक मान करके भी द्विपरमाणु अणु के लिए बी का मान या घूर्णन स्थिरांक का मान ज्ञात करके बंध लंबाई ज्ञात करें तो लगभग बंध लंबाई वास्तविक अणु की बंध लंबाई के बराबर होती है या लगभग बराबर होती है। तो इस तरह से घूर्णन स्पेक्ट्रम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब इसमें ये जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनी हैं इनकी तीव्रता कैसे प्रदर्शित की जाती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वितरण नियम क्या है, ये 2 पॉइंट और बचेंगे। ये पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते हैं। थैंक यू सो मच।